हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग वाटर इक्विवेलेंट को पढ़ेंगे और कैलोरीमेट्री का कुछ और कॉन्सेप्ट बाकी है, उसको भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले समझते हैं वाटर इक्विवेलेंट, और ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन लास्ट में करेंगे नीट में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो पहले समझते हैं वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। वाटर इक्विवेलेंट को इस प्रकार से समझेंगे हम लोग कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं आयरन का बना हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करना है, इसका टेम्परेचर को बढ़ाना है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कुछ हीट हम इसको देंगे, ठीक है। इसको कुछ मान लेते हैं हीट हम दे रहे हैं, इसको कुछ हीट दे रहे हैं, ठीक है ना। और हीट दिए और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको बढ़ाना है, तो हम देखेंगे कि ये कितना कैलोरी हीट एनर्जी को लिया। हम देखेंगे कि ये एनर्जी लिया कितना, मान लेते हैं 20 कैलोरी एनर्जी को लिया। कितना कैलोरी को लिया, 20 कैलोरी एनर्जी को लिया, ठीक है। तो अब देखेंगे ना, अब हमको ये देखना है कि कितना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कुछ हम वाटर लिए, पानी लिए, ठीक है। इसका मास भी कुछ मान लेते हैं, इसका मास मान लेते हैं कुछ 200 ग्राम है, ठीक है। इसका मास कुछ 200 ग्राम है, ठीक है। अब हमको कुछ पानी लेना है, ठीक है। क्या लेना है हमको, पानी लेना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम वाटर को लिए हैं और इसका क्या करना है ना कि इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करना है। इस वाटर का भी टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करने के लिए अगर ये भी अगर एनर्जी 20 कैलोरी का ही लिया है, तो हम कहेंगे कि ये जो वाटर है ना इक्विवेलेंट है इस ऑब्जेक्ट का। मतलब ये वाटर काम कर रहा है इसके जैसा, इस ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो मास है, इसका मास मान लेते हैं 400 ग्राम है, ठीक है। तो इसका 400 ग्राम मास इक्विवेलेंट है आयरन के 200 ग्राम मास के। मतलब आयरन का उम्मीद करते कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, कि वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट का को कंपेयर करते हैं वाटर से, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं वाटर से कि अगर एक ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करना है तो जितना हीट एनर्जी लेता है, ठीक है, उतना ही हीट एनर्जी अगर हम किस वाटर को दें, ठीक है ना, उतना ही हीट एनर्जी अगर वाटर को दें और 1 डिग्री सेल्सियस वाटर का भी टेम्परेचर को राइज करना है, तो कितना वाटर को रखें हम, माने कितना वाटर को लें, कितना केजी वाटर को लें या कितना ग्राम वाटर को लें, ताकि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही उसका राइज हो और जितना एनर्जी इसको दिए उतना ही एनर्जी इसको दें, तो उसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट, कि ये जो वाटर है ना इसके तरह काम कर रहा है। इस प्रकार से वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। और वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट सवाल को इजी बनाता है, क्वेश्चंस को इजी बनाता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। मेरे पास एक कंटेनर है, इसका टेम्परेचर कुछ है, मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। मान लेते हैं कि इसको हम हीट देना शुरू किए, ठीक है, हीट देना शुरू किए इसको हम, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। इसको जैसे ही हीट देना शुरू किए, इसका टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज करना शुरू किया। इसका टेम्परेचर 40 था पहले, इसका टेम्परेचर मान लेते 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा दिए, ठीक है, ठीक है ना। 1 डिग्री सेल्सियस मतलब बढ़ा दिए इसका टेम्परेचर, 40 था 41 हो गया। अब अगर मान लेते हैं, हम समझते हैं कि कितना एनर्जी, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे, ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि कितना एनर्जी हमको देना पड़ा, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन को समझिए डिटेल में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, फिर से मेरा बात को सुने। पानी का भी टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पानी का भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, और ये जो कंटेनर लिए ना, कंटेनर का भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पानी का भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और जो कंटेनर लिए हैं उसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। और अब हम हीट देना शुरू किए और दोनों का टेम्परेचर को बढ़ाना है, ठीक है। पानी का टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा और कंटेनर का टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। तो कितना एनर्जी का जरूरत है, ठीक है, कितना एनर्जी चाहिए, मतलब मिला जुला कर क्वेश्चन है कि ये दोनों, एक वाटर और कंटेनर, कितना एनर्जी को ले लिया, कितना एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया। तो हम कहेंगे कि डेल्टा क्यू इक्वल टू फॉर्मूला, मतलब होता ही है एम एस डेल्टा टी, ये होता है फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो हम लोग कहेंगे कि ऐसा करते हैं कि टोटल डेल्टा क्यू अगर हमको पता करना है,
तो एम एस डेल्टा टी, सबसे पहला इसका मास, वाटर का मास, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर का चेंजिंग टेम्परेचर, प्लस ये समझ में आ गया कि वाटर कितना एनर्जी को ऑब्जर्व किया। अब हमको समझना है कि कंटेनर कितना एनर्जी को ऑब्जर्व किया। तो कंटेनर का मास, ठीक है, मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर और चेंजिंग टेम्परेचर कंटेनर का, इस प्रकार से करके जोड़ेंगे। सवाल तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सवाल ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी सवाल में क्या रहेगा ने, तो देखिए इस सवाल तो आपको समझिए कि सॉल्व हो गया। अगर वाटर का मास दिया हुआ है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको मालूम ही है, चेंज इन टेम्परेचर आपको मालूम ही है, ठीक है ना। फिर कंटेनर का मास अगर मालूम हो, कंटेनर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम हो, चेंज इन टेम्परेचर मालूम हो, तो आप निकाल के कर लेंगे कि कितना एनर्जी मतलब ऑब्जर्व किया, कितना एनर्जी हमको देना पड़ा। लेकिन क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन में इस कंटेनर के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा। प्रॉब्लम ये है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा ना कि इस कंटेनर के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। कंटेनर का ना मास दिया हुआ है, ना कंटेनर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। कंटेनर किस चीज का बना हुआ कुछ नहीं दिया हुआ है, कंटेनर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक चीज देता है, कहता है क्या, कहता है कि इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। ऐसे लिखेगा क्वेश्चन, जिस कंटेनर में है ना पानी, उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, कुछ मान लेते हैं 100 kg, 50 kg, कुछ भी दे देगा, ठीक है ना। मान लेते हैं 100 kg लिख देते हैं, ठीक है ना, 100 kg लिख देते हैं। तो अगर वाटर इक्विवेलेंट 100 kg है तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब पढ़ाए हम, वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब पढ़ाए कि जो वर्क ये कंटेनर करेगा ना, वही वर्क 100 kg वाटर करेगा। मतलब जितना एनर्जी, जितना हीट एनर्जी ये कंटेनर ऑब्जर्व करेगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, उतना ही हीट एनर्जी ये भी लेगा, उतना हीट एनर्जी ये भी ऑब्जर्व करेगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, हम ऐसा मान लेंगे, हम ऐसा मान लेंगे कि यहां पे, ठीक है ना, कंटेनर है ही नहीं, यहां पे सिर्फ पानी है। या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे इस कंटेनर का मास, सॉरी इस पानी का मास मालूम है 50 kg, ठीक है ना, इसके अंदर जो पानी, इसका मास मालूम है हमको 50 kg, ठीक है ना। तो अगर एनर्जी, तो हम कहेंगे सीधा, हम कहेंगे कंटेनर और पानी अलग अलग नहीं है, सिर्फ पानी ही है। ये है 100 kg पानी प्लस 50 kg पानी, तो कितना हो गया 150 kg पानी, ठीक है, 150 kg पानी, 150 kg, ठीक है, ठीक है। डेल्टा क्यू इक्वल टू एम कितना है 150, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता ही रहेगा पानी का, ठीक है ना। अगर ऐसा यूनिट में अगर बात करेंगे, ऐसा यूनिट में बात करेंगे तो 4200 जूल पर केजी केल्विन हो जाएगा, ठीक है, इनटू डेल्टा टी यहां पे पुट करेंगे, ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। या फिर यहां से भी समझ सकते हैं, इसको अलग करके प्लस इसका 100 कर देंगे और स्पेसिफिक हीट, अगर पानी है, पानी क्यों, पानी से कंपेयर क्यों करते हैं, क्योंकि वाटर का कैलकुलेशन आसान है, ठीक है, वाटर का कैलकुलेशन आसान है, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको मालूम होता है, ठीक है। इसी कारण किसी भी ऑब्जेक्ट को का हम लोग कंपेयर कर देते हैं वाटर के साथ, ठीक है ना, कि ये ऑब्जेक्ट कितना वाटर के अमाउंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरा मतलब वाटर इक्विवेलेंट, मान लेते हैं कि मेरा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करना है, ठीक है ना, मेरा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, तो 100 कैलोरी हीट हम लेते हैं, ठीक है ना। 100 कैलोरी हीट अगर हमको दिया जाएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज हो जाएगा मेरा बॉडी का। तो अगर मान लेते हैं कि हमको मतलब इक्विवेलेंट करना है वाटर के साथ, तो मान लेते हैं कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि कितना पानी को हम लें ताकि वो पानी भी, मतलब उस पानी का भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कराना है, तो 100 बोले थे ना, 100 कैलोरी अगर हीट हम लेते हैं तो 100 कैलोरी हीट वो भी लेगा, वो पानी भी लेगा, तो बोलेंगे मेरा इक्विवेलेंट है पानी, अगर 100 kg तो 100 kg, 200 kg तो 200 kg, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है वाटर इक्विवेलेंट का, समझ, उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्योंकि पानी ही बन गया, ये 50 kg और इसको मान लिया 100 kg पानी है तो 150 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है गुना चेंज इन टेम्परेचर, एनर्जी निकल जाता है। बहुत इजी है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि अगर क्वेश्चंस आ गया वाटर इक्विवेलेंट पे तो क्वेश्चंस को आप कर देंगे, क्योंकि बस यही रहेगा अंतर, कितना इसको, इसके बारे में कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा, बस बोल देगा वाटर है, ओके। तो ये हो गया आपका वाटर इक्विवेलेंट।
अब समझते हैं कॉन्सेप्ट फेज चेंज करने का। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, मेरे पास मान लेते हैं क्या है, कंटेनर है, इसमें मान लेते हैं पानी है, ठीक है, इसमें भरा हुआ है वाटर, और m ग्राम पानी है, m ग्राम है एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पानी कुछ है, m ग्राम वाटर है T डिग्री सेल्सियस पर। इसमें मान लेते हैं कि हम एक आइस का टुकड़ा, ठीक है, डाल देंगे। आइस है जिसका टेम्परेचर है, मान लेते हैं इसका मास कुछ है, मतलब W ग्राम है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ होगा, ठीक है, यहाँ पे दो तीन चीज़ होगा। सबसे पहला चीज़ कि अगर ये आइस इस वाटर में जब जाएगा तो हो सकता है कि पूरा का पूरा मेल्ट कर जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा मेल्ट ना करे, ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं केस बनेगा इसका। सबसे पहले ये समझते हैं ना कि इस आइस को मेल्ट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आइस टू मेल्ट कंप्लीटली, कितना चाहिए, W इसका मास है और LF मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इतना एनर्जी चाहिए, ठीक है। अगर इसको मेल्ट करना है पूरी तरह तो W इंटू LF एनर्जी चाहिए। इसके बाद ये कितना एनर्जी इसको दे सकता है, इसके पास कितना कैपेसिटी है, जो पानी है पानी के पास कितना कैपेसिटी है एनर्जी देने का, ठीक है। इसको लिखते हैं एनर्जी ऐसे लिखते हैं इसको, मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी कैन गिव बाय वाटर, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी पानी कितना दे सकता है, वो है M S और T, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। M स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज कितना करेगा, तो T इसका टेम्परेचर था, और मेल्ट कराना है मतलब कि टेम्परेचर पहुंचना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो इस पानी का टेम्परेचर पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस। इतना एनर्जी, ठीक है ना, दे सकता है पानी, मैक्सिमम इतना एनर्जी दे सकता है MST। और इसको कितना एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए WLF, ठीक है। तो हम समझते हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है कि इफ ये जो एनर्जी है WLF ज्यादा है, ठीक है, किससे, MST से, ठीक है। जितना एनर्जी इसको चाहिए मेल्ट होने के लिए वो एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना, उतना एनर्जी पानी नहीं दे सकता है, ठीक है। पानी का एनर्जी कम है और मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी है वो ज्यादा चाहिए, तो क्या होगा, पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा, कुछ आइस बच जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आइस के पास मतलब आइस को मेल्ट होने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो ज्यादा है, ठीक है ना। आइस को ज्यादा एनर्जी चाहिए मेल्ट होने के लिए, उतना पानी नहीं दे सकता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा देन सम आइस विल लेफ्ट, कुछ आइस बच जाएगा, सम आइस विल लेफ्ट, एंड फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। और फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि जब बर्फ को इसमें डालेंगे तो बर्फ पूरा का पूरा पिघलेगा नहीं, पर पानी जितना एनर्जी दे सकता था उतना एनर्जी दे देगा। इसका मतलब इसका टेम्परेचर 0 हो जाएगा, इसका टेम्परेचर तो 0 रहेगा ही, इसका टेम्परेचर तो 0 था ही, ठीक है। देन सम आइस विल लेफ्ट एंड फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहां से क्वेश्चन उठता है कि कितना मतलब बर्फ पिघलेगा, ठीक है ना, और कितना बर्फ बच जाएगा, कितना आइस मेल्ट करेगा और कितना आइस बच जाएगा, ये क्वेश्चन उठता है यहां से, ठीक है। कैसे इसको करेंगे, हम लोग मान लेंगे ना कि x ग्राम आइस, ठीक है ना, x ग्राम आइस विल मेल्ट। हम मान लिए कि x ग्राम आइस पिघल गया, x ग्राम आइस विल बी मेल्ट। अगर x ग्राम आइस मेल्ट किया है, इसका क्या मतलब है
अगर x ग्राम आइस, ठीक है ना, x ग्राम आइस मेल्ट किया, इसका मतलब कि एनर्जी कितना लगेगा, x ग्राम को मेल्ट कराने में कितना एनर्जी लगेगा, x इंटू 11, ठीक है। और चूंकि x ग्राम आइस ही मेल्ट किया, लेकिन पानी तो अपना पूरा एनर्जी लगा दिया था ना, पानी के पास जितना एनर्जी है वो पूरा का पूरा एनर्जी दे चुका था बर्फ को, तो पानी का एनर्जी पूरा था mst, ठीक है। पानी का एनर्जी कितना था, पानी मैक्सिमम कितना एनर्जी दे सकता था, mst। इतना एनर्जी दे दिया, फिर भी पूरा का पूरा बर्फ नहीं पिघला, तो पानी तो पूरा एनर्जी दे दिया, पानी के पास एनर्जी था टोटल mst, पानी अपना टोटल एनर्जी दे दिया mst, लेकिन बर्फ कितना पिघला, तो x पिघला, तो कितना एनर्जी मतलब के बराबर होगा, जितना बर्फ पिघला, तो बर्फ कितना पिघला, x ग्राम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां से x का मान निकलेगा, x इक्वल टू mst अपॉन 11, ठीक है। ये इतना ग्राम बर्फ पिघल गया, तो कितना बचा, ठीक है, कितना बचा इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट आइस कितना बचा, तो W ग्राम था, उसमें x ग्राम पिघल गया, तो W माइनस x का मान mst और बटा 11, ठीक है। तो ये आ गया आपका, इतना बच गया। इस प्रकार से हम लोग करते हैं सॉल्व। ये केस फर्स्ट था, ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम लोग बात करते हैं केस सेकंड। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, ठीक है, इसको नोट करें, केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है इफ, ठीक है ना, केस सेकंड है कि इफ WLF लेस देन है mst, ठीक है। मतलब पानी के पास ज्यादा एनर्जी है, लेकिन बर्फ को पिघलने के लिए एनर्जी कम चाहिए, ठीक है। बर्फ को पिघलने के लिए एनर्जी कम चाहिए, लेकिन पानी के पास एनर्जी ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा बर्फ पिघल जाएगा। और सिर्फ बर्फ पिघलेगा ही नहीं, पूरा का पूरा आइस मेल्ट तो हो जाएगा, लेकिन इसका फाइनल टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा। इसका फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको लिखते हैं, तो क्या होगा, ऑल आइस, ठीक है, ऑल आइस विल मेल्ट, ऑल आइस विल मेल्ट एंड फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर 0 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर 0 से ज्यादा हो जाएगा। तो अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि फाइनल टेम्परेचर बताइए। अगर फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं है तो फाइनल टेम्परेचर यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो निकालते हैं, लेट फाइनल टेम्परेचर, लेट फाइनल, ठीक है, टेम्परेचर इक्वल होगा TF, ठीक है। मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर कुछ TF है, ठीक है। वही कहानी है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, ठीक है ना। ये कितना हीट लॉस किया होगा, ये कितना हीट लॉस किया होगा, ये हीट लॉस किया होगा, पानी कितना हीट लॉस किया होगा, तो m इसका मास है, S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और T इसका टेम्परेचर था, बाद में टेम्परेचर TF हो गया, तो T माइनस TF, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ठीक है ना, जितना ये तो लॉस किया ना, फिर गेन कितना किया ये आइस, ठीक है, गेन कितना किया। तो सबसे पहले इसका मतलब कुछ एनर्जी तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, ठीक है ना, आइस से वाटर बनने में लगा होगा, W इंटू LF एनर्जी, ठीक है ना, आइस से वाटर बनने में लगा, ये आइस था ना, आइस से वाटर बनने में कुछ एनर्जी लगा, कितना, तो W इंटू LF, ठीक है, प्लस अब पानी बन गया है, ठीक है ना, ये जो बर्फ है पानी बना, लेकिन अब उसका पानी का टेम्परेचर राइज होगा, पानी का टेम्परेचर राइज होगा, तो कितना एनर्जी चाहिए, तो W है ना, W है, W और पानी है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ पानी का, और चेंज इन टेम्परेचर 0 टेम्परेचर था, बढ़ के फाइनल टेम्परेचर TF हो गया, ओके TF। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। MST माइनस MSTF इक्वल टू WLF प्लस WSTF, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर चाहिए हमको, फाइनल टेम्परेचर चाहिए हमको, ठीक है। तो क्या कर देंगे, MST माइनस, इसको इधर ले आएंगे, WLF इक्वल टू, इसको इधर लेके चल जाएंगे, तो MS, ठीक है, TF प्लस WSTF, ठीक है। तो यहाँ से देखिए TF दोनों में है और TF निकालना है, तो TF इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख रहे हैं MST माइनस
WLF अपॉन 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 एस को कॉमन ले लेंगे और m प्लस W, ठीक है। ये कुछ हो गया फाइनल टेम्परेचर, ये हो गया आपका फाइनल टेम्परेचर। ये हो गया केस नंबर सेकंड, इसको करें आप नोट। इसके बाद केस थर्ड का बात करते हैं। ठीक है, हो गया होगा केस सेकंड, सॉरी केस फर्स्ट लिखा हुआ है, केस सेकंड होगा यहाँ पे। केस थर्ड, केस थर्ड देखना है। केस थर्ड क्या करना है इसमें, इसको नोट करें। केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड मतलब क्या कि अगर WLF इक्वल होगा MHT के, WLF इक्वल है MHT के, तो सिंपल सा बात है, जितना मतलब पानी के पास एनर्जी था, मैक्सिमम एनर्जी जितना पानी के पास था देने के लिए, उतना ही एनर्जी चाहिए इसको मेल्ट करने के लिए। तो क्या होगा, ऑल आइस विल मेल्ट, ऑल आइस विल मेल्ट एंड फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। यही होगा, आइस टोटल पिघल भी जाएगा, मेल्ट भी हो जाएगा, और फाइनल टेम्परेचर राइज भी नहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको नोट करें और समझते हैं, दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, नीट का दो क्वेश्चंस करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नीट 2016 का। सबसे पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, अगर नहीं बनता तो फिर सॉल्यूशन को देखना है। क्वेश्चन को ट्राई करें सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चंस कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h। मान लेते हैं कि हाइट यहाँ पर एक, यहाँ पे आइस है, कितना हाइट पर, h हाइट पर। h हाइट पर से इस बर्फ का टुकड़ा को गिराया जाता है, सो डैट इट मेल्ट्स कंप्लीटली, और पूरा का पूरा पिघल जाता है, पूरा का पूरा मेल्ट कर जाता है। लेकिन इसके बाद कह रहा है ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस इज ऑब्जर्व, और जितना हीट प्रोड्यूस हुआ उसका 1/4, उसका 1/4 क्या किया, ये बर्फ ऑब्जर्व किया था। कितना, 1/4 याद रखना है, 1/4, ठीक है ना, ऑफ द हीट प्रोड्यूस इज ऑब्जर्व बाय द आइस एंड ऑल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट। और इसके पास जितना एनर्जी था, इसके पास था कितना एनर्जी, तो mgh एनर्जी था, इसके पास था mgh एनर्जी, और टोटल mgh एनर्जी जो है ना हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है इसके पास टोटल एनर्जी कितना था, mgh, और ये mgh, ठीक है ना, mgh का पूरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस इज ऑब्जर्व एंड क्या कह रहा है, ऑल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यूरिंग इट्स फॉल। तो कहता है द वैल्यू ऑफ एच इज, सिंपल क्वेश्चन है, ये एच का वैल्यू बताना है। ठीक है, ये एच का वैल्यू बताना है, और बाकी सब दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ आइस वगैरह। तो एच कैसे बताइएगा, दिमाग लगाइए। मान लेते हैं कि इसको पिघलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए था, आइस को मेल्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए था, आइस का अगर मास m है, इंटू L चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, इतना चाहिए। और ऑब्जर्व कितना किया, तो सिंपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि mgh एनर्जी टोटल है और इतना हीट एनर्जी टोटल है, क्योंकि जितना एनर्जी था टोटल का टोटल हीट में कन्वर्ट हुआ। लेकिन ऑब्जर्व कितना किया, ऑब्जर्व किया 1/4, मतलब mgh/4 हो गया यहाँ से आंसर। और क्या, m से m कैंसिल, और क्या निकालना था, h निकालना था, तो h हो जाएगा 4L/g। ठीक है, ये हो गया h। आप चाहें तो पुट कर सकते हैं, 4L का मान यहाँ से पुट करिए, यहाँ से 3.4 गुना 10 पे पावर कितना, 5, ठीक है, बटा g का मान, g का मान तो पता ही होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे g का मान दिया हुआ है, g का मान ये दिया हुआ है, ये g का मान दिया हुआ न्यूटन पर केजी, ठीक है ना, न्यूटन पर केजी मतलब वही हुआ, g इक्वल टू दिया हुआ है 10 न्यूटन पर केजी। तो न्यूटन का मतलब क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 और बटा केजी, यही तो बात हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है बस, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा कितना, 10 से पावर 3,
तो 34 गुना 4 करिए, 4 4 16, 4 12 1 13, ठीक है। तो 136 पे 30 इतना मीटर, और आंसर दे रहा है किलोमीटर में, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो 136 किलोमीटर, 136 किलोमीटर, ठीक है ना। सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। करते एक नीट का क्वेश्चन, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, अगर नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम वाटर है, ठीक है, 20 ग्राम वाटर है, लेकिन स्टीम कितना ग्राम है ये नहीं दिया हुआ है, बस स्टीम का टेम्परेचर दिया हुआ है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम है और उसको पास कराया जाता है 20 ग्राम ऑफ पानी से, 20 ग्राम ऑफ वाटर से, ठीक है। और वाटर का टेम्परेचर पता है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पानी का टेम्परेचर पता है 10 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वाटर रिक्वायर ए टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, और पानी 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को पे पहुंचता है, तो मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है ना, कि मान लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं, मेरे पास यहाँ पे स्टीम है, ठीक है, स्टीम है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये x ग्राम मान लेते हैं, ठीक है, x ग्राम स्टीम है, ठीक है। अब इसको x ग्राम स्टीम को जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, इसको पास कराया जाता है, ठीक है ना, इसको पास कराया जाता है कहाँ से, 20 ग्राम है ना, 20 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है, 20 ग्राम, ठीक है, वाटर, और कितना टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। देखो सबसे पहले कहानी क्या होगा, इसका फाइनल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब कि स्टीम सबसे पहले क्या बनेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, ये गैस है, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और फिर स्टीम जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, लिक्विड का टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि सॉल्ट लिक्विड का टेम्परेचर घटेगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले स्टीम कन्वर्ट होगा, ठीक है, स्टीम कन्वर्ट होगा, यहाँ पर फेज चेंज होगा, सबसे पहले स्टीम है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, टेम्परेचर वही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, मास वही रहेगा, x ग्राम था, x ग्राम रहेगा, ठीक है, पर फेज चेंज हो गया, ये लिक्विड बन गया है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, ये अब, ठीक है ना, अब पहले क्या होगा, अब इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, 80 डिग्री सेल्सियस होगा, मास वही रहेगा x ग्राम, ठीक है, और इसका भी कुछ होगा, ठीक है ना, इसका भी कुछ होगा। तो ये क्या कर रहा है, स्टीम हीट को लॉस कर रहा है, तो स्टीम जितना हीट लॉस करेगा, ठीक है ना, स्टीम जितना हीट को लॉस करेगा, वाटर उतना हीट को गेन करेगा, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, ठीक है। क्योंकि वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वाटर का टेम्परेचर 10 है, कितना होना है, 80 डिग्री सेल्सियस, पानी का टेम्परेचर भी 10 है, कितना होना है, 80 होना है, और यहाँ पे स्टीम था 100 डिग्री सेल्सियस पर, स्टीम पहले पानी में कन्वर्ट होगा, फिर पानी का टेम्परेचर घटेगा और 80 डिग्री सेल्सियस होगा, ये कहानी है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि पानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल पानी का क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है, मास ऑफ वाटर प्रेजेंट, तो 20 ग्राम पानी तो पहले से था, और x ग्राम ये पानी बन जाएगा, ठीक है, लिक्विड हो गया ना, ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, 80 डिग्री टेम्परेचर पर 80 ग्राम मतलब x ग्राम और प्लस 20 ग्राम, ठीक है ना, ये पानी और प्लस x ग्राम, ठीक है, तो टोटल पानी। देखिए हीट लॉस पहले समझते हैं, स्टीम से लिक्विड बनने में कितना एनर्जी लॉस हुआ होगा, कितना एनर्जी चाहिए, तो x इसका मास है और इंटू L चाहिए, ठीक है, L दिया हुआ होगा, ठीक है, L दिया हुआ है, प्लस इससे इसमें जाने के लिए कितना चाहिए, MST, M कितना है, x है, S कितना है, ठीक है, S कितना है, S है 1, ठीक है, इंटू लॉस कितना हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर का चेंज कितना है, 80 मतलब 100 था 80 हो गया मतलब 20, ठीक है।
इक्वल टू हीट गेन कितना हुआ है, हीट गेन कितना हो गया, मास था 20, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो 1 है, ठीक है, और 80 था ना, मतलब सॉरी 10 था 80 हो गया, मतलब 70, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, आंसर आना चाहिए, और सॉल्व करना इजी है, कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं। एल के जगह पर क्या करते हैं, पुट ही कर देते हैं, एल के जगह पर 540, ठीक है, 540, तो 540 एक्स और प्लस 20 एक्स कितना, 560 एक्स इक्वल टू, ठीक है, 20 इंटू 1 इंटू 70, ठीक है, तो 20 गुना 70, तो x इक्वल टू 20 गुना 70 और बटा 560। अब कैलकुलेशन करना है सिर्फ, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 8 7 56, ठीक है, और यहाँ हो जाए कितना 2 और यहाँ हो जाए कितना 5, तो 2.5, x का मान आया 2.5 ग्राम। सब कहानी सीजीएस यूनिट में है, ठीक है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है यूनिट का, सब ठीक है। x इक्वल टू 2.5 ग्राम, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले से पानी कितना था 20 ग्राम, ठीक है, अब स्टीम जब कन्वर्ट हुआ तो कितना हो गया, प्लस 2.5 कर देंगे, प्लस 2.5 ग्राम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 22.5 ग्राम, ठीक है, 22.5 ग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हीट ट्रांसफर, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।